हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे कि आपके जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है बात कि ये सीटेट में भी आपके काफ़ी सहयोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान अपनाया मतलब कब अपनाया गया। तो ये कब अपनाया गया है? ये 26 जनवरी 1949 में। ठीक है, 26 जनवरी 1949। सेकंड पॉइंट है हमारा कि पंचमढ़ी ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला देखिए कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। कहाँ पर मिले? लोथल में मिले। कहाँ पर मिले? लोथल। इसके बाद देखिए परमाल रासो ये किसकी रचना है? ये है जगनीक की। किसकी है? जगनीक। इसके बाद देखिए पंक्ति है कि दुल्हिन गावहू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरताए। ठीक है, ये किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी है वो है कबीर की। किसकी है? कबीर की। इसके बाद देखिए हिंदी प्रदीप किसकी रचनाएं हैं। तो हिंदी प्रदीप जो रचनाएं हैं वो है बाल कृष्ण भट्ट की। इसके बाद सूर्योदय, इसमें ये पूछा गया है कि इसकी संधि क्या होगी सूर्योदय की। तो इसकी होगी सूर्य प्लस उदय, सूर्य घन उदय। इसके बाद देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययीभाव समास। इसके बाद देखिए तद्भव जो है इसमें पूछा गया था, एक शब्द था उसका अर्थ है मतलब उसका आंसर जो था वो भबरा था। इसके बाद देखिए मुद्री, इसका तत्सम रूप लिखना है। तो इसका जो मुद्री है उसका तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका। हजारी प्रसाद का जो निबंध नहीं है वो कौन सा नहीं है? एक व्रत और विकास, ये इनका निबंध नहीं है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो है अपकर्ष। इसके बाद देखिए आनंद कादम्बिनी ये किसकी रचना है? ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। ठीक है, इसके बाद मृगावती किसकी है? ये किसने लिखी है मृगावती? ये लिखी है कुतुवन ने। किसने लिखी है? कुतुवन ने। इसके बाद देखिए आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोनों तरफ मुसीबत। क्या होगा? दोनों तरफ मुसीबत। इसके बाद देखिए जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये है अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी में। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। किसने कहा? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो विनय पत्रिका है वो आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद देखिए ट वर्ग के व्यंजन मंत्र जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम मुग्ध। इसके बाद देखिए अष्टछाप कवि नहीं है। कौन से नहीं है? नाभादास। कौन से नहीं है? नाभादास। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका कि वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। ठीक है, इसके बाद देखिए आचरण की सभ्यता ये किसने लिखा था? किसकी रचना थी? ये थी सरदार पूर्ण सिंह की। इसके बाद देखिए भूषण किस काल के कवि थे? तो जो भूषण थे वो रीति काल के कवि थे। इसके बाद देखिए कि उत्साह का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह का स्थायी भाव होगा वीर। इसके बाद है कवितावली किसकी रचना है? कवितावली है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। इसके बाद देखिए भारतीय साहित्य की जो विशेषता ये किसने लिखी थी? ये थी श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी है? ये मतलब किसकी रचना है? ये है राहुल सातत्यायन। इसके बाद देखिए आनंद की खोज पागल पथिक किसकी रचना थी? ये थी रामकृष्ण दास की। इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य ये किसने लिखी थी? ये थी डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित।
इसके बाद है साखी पदावली, ये किसकी है? कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। इसके बाद गीतावली दोहावली, ये किसकी है? तुलसीदास की। तुलसीदास से ने एक और लिखा है, वो है विनय पत्रिका। किसकी लिखी हुई है ये? विनय पत्रिका तुलसीदास की। इसके बाद देखिए विनय वात्सल्य भ्रमण गीत। तो जो गीत की बात आती है भ्रमण गीत की विनय नाम से अगर, तो वो है सूरदास का। और विनय पत्रिका अगर आती है पेपर में तो आपको लिखना है तुलसीदास। इसके बाद है नागमती वियोग वर्णन किसके द्वारा लिखित है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये किसकी है? नागमती जायसी की। इसके बाद भक्ति एवं श्रृंगार, ये है बिहारी। इसके बाद देखिए शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति, ये किसकी है? महाकवि भूषण की। किसके द्वारा लिखित है? भूषण की। इसके बाद जो बलिदान लिखी है, ये किसने लिखी है कहानी? ये है प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की। इसके बाद देखिए आप अगला पॉइंट है आकाशदीप, ये किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद देखिए ध्रुव यात्रा, ये है जैनेन्द्र कुमार की। किसके द्वारा लिखित है? जैनेन्द्र कुमार की। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है देवभाषा। देवभाषा किस भाषा को कहा गया है? संस्कृत भाषा को कहा गया है। किसको कहा गया है? संस्कृत भाषा को। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि संस्कृत भाषा के अध्ययन से लाभ, मतलब किस में लाभ मिलता है हमें? तो हमें मिलता है जो प्राचीन जो हमारा साहित्य है उसका जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें हमें संस्कृत भाषा से लाभ प्राप्त होता है। किसमें? प्राचीन साहित्य के ज्ञान में। इसके बाद देखिए संस्कृत भाषा का आधार क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए संस्कृत में धातु रूप मतलब किसको कहते हैं? क्रियापद को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रियापद को। इसके बाद है पदों के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जहाँ पर पद मिल जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? समसन। क्या कहेंगे? समसन। आधुनिक आर्य भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। इसके बाद है किसके अनुसार कविता की कीर्ति प्राप्त होती है? किसके अनुसार? आमह के अनुसार। किसके अनुसार? आमह के अनुसार। इसके बाद देखिए संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या कितनी होती है? तो वाच्यों की संख्या कितनी होती है? 3। लट लकार कार बोधक, ये किस में होता है? ये भविष्य काल में होता है। किस में होता है? भविष्य काल में। इसके बाद है दर्भिका का हिंदी अर्थ क्या होगा? गोभी। हिंदी अर्थ क्या होगा? ये गोभी। और जो सकट शब्द है वो किन से मिलके बने हैं? दो भाषा के शब्दों से मिलके जो शब्द बने हैं उनको बोलते हैं सकट शब्द। इसके बाद देखिए समास का अर्थ क्या होता है? अगर आपको समाज का अर्थ शॉर्ट में पूछा जाए कि किसको बोलते हैं, तो संक्षेप जो होता है वो समास का अर्थ होता है। इसके बाद देखिए बहाना रूढ़ में कारक, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इसके बाद देखिए रसराज किस रस को कहा गया है? तो जो रसराज कहा गया है वो श्रृंगार रस को कहा गया है। बीजक, ये किसकी रचनाएं हैं? ये है कबीर की। दोहा में मात्रा कितनी होती है? ये हमेशा एग्जाम में अधिकतर आता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंपल भी है पर कभी भी फिर भी लोग बाग इसमें गलती कर जाते हैं। दोहा में कितनी मात्रा होती है? 24। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक का जो स्थायी भाव है वो है करुण। पापी में विशेषण है, विशेषण कौन सा है? इसमें गुण पाया जा रहा है। क्या? कौन सा गुण है? कि वो पापी है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए व्यक्ति जो व्युत्पत्ति के आधार पर इसमें ये पूछा गया है कि जो उत्पत्ति होती है व्युत्पत्ति होती है तो संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। इसके बाद देखिए उपसर्ग क्या होगा अपमान का? तो इसमें आपको बताना है कि जो अपमान शब्द लिखा है इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें उपसर्ग होगा
आपको हम बता देते हैं जो आगे के जो ये होते हैं अप, ठीक है। और ये मान क्या है, पूरा एक शब्द है जिसका मीनिंग है। और जो आगे लगा हुआ है देखिए अप प्लस मान, तो जो अप हो गया वो आपका उपसर्ग हो गया, मतलब जो आगे लगने वाले शब्द। इसके बाद देखिए दुरावस्था का उपसर्ग क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया वैसे ही आपको इसमें भी देखिए दुरा, इसको हम अलग कर देंगे। और ये स्टार्टिंग में है और इसमें भी आपको क्या पूछा है, उपसर्ग। तो आपको इसमें पूछा है तो हम कहेंगे दुरा। अब इसमें क्या है, दुर्वस्था, ठीक है, वास्ता, तो इसमें दुर आएगा ना कि दुरा आएगा। इसके बाद देखिए पराजय का उपसर्ग क्या होगा, इसमें भी परा, पर नहीं परा। इसके बाद देखिए हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, तो सभी को पता है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद देखिए सर्वनाम की कितनी भेद होती है, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6। अगला पॉइंट देखिए, जो ये डैश की तरह नज़र आता है तो इसका मतलब, इसका अगर कभी कभार एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है तो इसको जो चिन्ह होता है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं योजक। योजक, ठीक है, योजक का काम करता है ये दोनों को। इसके बाद है हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, असंभव कार्य की आशा करना, ठीक है, कि असंभव कार्य की आशा करना। इसके बाद देखिए अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ, इसका विलोम क्या होगा, इति। करुणा का विलोम क्या होगा, निर्दय, क्या होगा, निर्दय। ऋजु का विलोम क्या होगा, वक्र। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो फालतू में हर वक्त बोलता हो, उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, मतलब काफ़ी कठिन तरीके से जिसको हम जीत जाते हैं उसको बोलते हैं दुर्जय, मतलब काफ़ी मुश्किल के बाद जिस पे विजय प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद देखिए बचपन और जवानी की बीच की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं वयः संधि। उसको कौन सी, मतलब वो उसको कौन सा नाम बोलते हैं, वयः संधि। इसके बाद देखिए पीताम्बर में समाज कौन सा होगा, बहुप्रिय। इसके बाद है चरण कमल में समाज कर्मधारय। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5। कितनी भाषाएं हैं, उपभाषा 5। ब्रज भाषा किससे विकसित हुई, सौरसेनी भाषा से। इसके बाद देखिए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी से हुई है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। इसके बाद है खड़ी बोली बोली जाती है, कहाँ अधिकतर बोली जाती है, मेरठ में। किस में बोली जाती है, मेरठ में। खड़ी बोली को कहा जाता है, मतलब अभी तो ये पूछा गया था कि कहाँ बोली जाती है अधिकतर, मेरठ में। फिर ये पूछा गया है आपसे कि उसको बोलते क्या है, तो उसको कौरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौरवी। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, आहा, आप आ गए में आहा है। इसमें मतलब ये बताना है कि इसमें क्या है ये, तो ये अव्यय है। क्या है ये, अव्यय। इसके बाद देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। इसके बाद है नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। इसके बाद देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, मतलब कौन सा काल का नाम दिया है, तो महावीर प्रसाद हैं द्विवेदी जो हैं, इन्होंने आदिकाल को बीजन काल भी कहा गया है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है ये है घनानंद की। इसके बाद देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के जो लेखक थे वो कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद देखिए कवियों का कवि किसको कहा गया है, इसको किसको कहा गया, मतलब जो कवियों का भी कवि जिसको कहा गया वो है शमशेर बहादुर सिंह को। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है, ये है कबीरदास के द्वारा रचित। हिंदी का जो पहला पत्र था वो था उदंत मातरण। इसके बाद है चिंतामणि के लेखक कौन थे, चिंतामणि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और
काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है चिंतामणि। इसके जो लेखक हैं वो है रामचंद्र शोल। इसके बाद देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, तो ये भी अधिकतर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी पूछ लिया जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। इसके बाद देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने? अभी हम इससे पहले भी बता चुके हैं, 5। कितने? 5। इसके बाद देखिए हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? अब जब क्वेश्चन में भी दिया है कि लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? लिंग के आधार पर ही किया जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ के द्वारा घ का उच्चारण किया जाता है, मतलब घ जो बोला जाता है वो कंठ के द्वारा बोला जाता है। क्ष वर्ण का योग, मतलब ये किन 2 वर्णों से मिलके बना है? तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, एक तो क और उ प्लस धन श, षटकोण, ठीक है वाला श। इसके बाद है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसमें बच्चे अधिकतर गलतियां कर जाते हैं, कभी बच्चे ये लिख जाते हैं कवियत्री, तो ये जो शब्द है वो गलत है, ठीक है, कवियत्री। इसके बाद है तरणी का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य। सूर्य को हम तरणी भी कहते हैं। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? मत्स्य। इसके बाद देखिए सत्य शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? मतलब इसमें कौन सा शब्द का हमने प्रयोग करना पड़ा कि सत्य से हमें, सॉरी यहाँ पे सत्य नहीं होगा, सुत होगा, ओके, सुत, ठीक है। तो इसको हम मतलब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हमें ऐसा क्या लगाना पड़ेगा कि ये स्त्रीलिंग बनाने के लिए कि मतलब जिससे कि ये स्त्रीलिंग हो जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे? आ का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे कि सुत लिखा हुआ है तो हम आ जो है बड़ा आ, इसकी मात्रा लगा देंगे तो ये सुता हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके बाद देखिए जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, मतलब जिसकी प्रवृत्ति ही ना हो कि वो एक जगह पर बैठ सके, तो उसको हम बोलते हैं या वत। इसके बाद देखिए भाषा का संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, जो संबंध है तो उसमें क्या है? भाषा के प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना ही, उसी को हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। इसके बाद है काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य ये होगा रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली का प्रयोग करने से क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जब आप नाटक करते हो क्लास में या कक्षा में, तो उससे जो अभिनय से क्या होता है, अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चों में तेज़ी आती है, वो सीखने की प्रक्रिया उनकी तेज़ गति की हो जाती है, तो उनको मतलब सीखने में भी काफ़ी मदद मिलती है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसके बाद देखिए अभिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? वाहनारूढ़ शब्दों में। किस में होता है? वाहनारूढ़ शब्दों में। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी जी के जो प्रसिद्ध हैं वो हैं दोहे। बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोहों के लिए। शोक का स्थायी भाव क्या होगा? शोक का जो स्थायी भाव है वो है करुण। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? किस भाषा में की? ब्रज भाषा में। इसके बाद देखिए अगली मतलब पंक्तियां हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी। इसमें मतलब जो अलंकार है आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार, इसमें है आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसके बाद देखिए अष्ट छाप के कवि नहीं है, मतलब अष्ट छाप में जो कवि आते हैं उनमें कौन से कवि नहीं आते? नावादास। कौन से कवि नहीं आते? नावादास। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि जब हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो उसके मतलब पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को हमें चेंज करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम आ जोड़ देते हैं। तो आ जोड़ने से जैसे कि हमने अब पीछे लगा दिया तो इसमें क्या हो गया? सूर्या। सूर्य से बन गया सूर्या, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इसके बाद देखिए आधुनिक काल को कहते हैं, आधुनिक काल को हम और क्या
कहते हैं गद्यकाल। क्या कहते हैं? गद्यकाल। इसके बाद देखिए रामधारी दिनकर किस रस के कवि थे? बताएं इन्होंने किस रस में अधिकतर अपनी रचनाओं का बखान किया या जिन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। तो इनकी जो रचनाएं थी अधिकतर वीर रस से, मतलब वीर रस में इन्होंने अधिकतर रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद देखिए जहाँ बिना कारण कार्य का होना पाया जाए, मतलब बिना किसी कारण के, तो उस अलंकार में क्या होता है? विभावना। कौन सा अलंकार होता है? वो विभावना। इसके बाद देखिए हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका का नाम था वो था वंग महिला, मतलब जो वो थी महिला, वो थी वंग महिला। इसके बाद देखिए मोक्ष की इच्छा करने वाला, मतलब जिसकी मोक्ष की इच्छा होती हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका ठेले पर हिमालय। ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। क्या होगा? आंसुओं। इसके बाद है चाय शब्द है। चाय शब्द कैसा शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। इसके बाद देखिए उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका स्वामी रामानंद को। किसको जाता है? स्वामी रामानंद को। इसके बाद अगला पॉइंट आप देखिए कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की जो घटनाओं से संबंधित कहानी है वो कौन सी है? वो है मलबे का मालिक। कौन सी है? मलबे का मालिक। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर की। किसकी रचना है? दिनकर की। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो वो माना गया है मगधी अपभ्रंश से। इसके बाद देखिए प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। किसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम कवि कौन से थे? गाडसा द तासी। इन्हीं को मतलब सर्वप्रथम लेखक की उपाधि प्राप्त है। इसके बाद देखिए चरण कमल बंदो हरिराही में अलंकार है, काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार। जिन शब्दों में अ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। जैसे कि अ से ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन से शब्द हैं? अकारांत शब्द। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो ये किसके हैं? शुद्धाद्वैत के। इसके बाद देखिए 2007 का 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। इसके बाद देखिए अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किया था पतंजलि ने। इसके बाद देखिए भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। ये कब ढली? 1973 ईस्वी में। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए रीतिकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से अलग हो गया, वो कौन सा है? बिहारी सतसई। बिहारी द्वारा लिखी हुई थी ये रचना। इसके बाद है छायावादी के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद होते हैं 8 भेद। इसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन से थे? तो वो उनका नाम है इलाचंद्र जोशी। इसके बाद है नील गांव में समाज कौन सा है? कर्मधारय समाज। इसके बाद देखिए अशोक के फूल, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के फूल निबंध ये किसके द्वारा रचित है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? मानवीकरण जो अलंकार का अधिकतर जो प्रयोग हुआ है वो है नई कविता में। किसमें हुआ है? नई कविता में। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना थी? तो ये जो रचना थी वो थी आदिकाल की। किसकी थी? आदिकाल की। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से होता है? तो ये वो जो होता है वो होता है संरचनावाद से। इसके बाद देखिए जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, मतलब काफ़ी फेमस ग्रंथ है इनका, तो वो कौन सा है? पदावत। इसके बाद देखिए ऊधो मोही व्रज न विसरावत, काफ़ी
इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। मतलब ये पंक्ति किसकी है? ये श्रृंगार रस की है। किसकी है? श्रृंगार रस की। दोहा और रोला क्रम में मिलाने पर छंद बनता है। कौन सा छंद मिलता है? जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब बनता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद बनता है। इसके बाद देखिए, धातु सेन प्रसाद नाटक का पात्र है। कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्धा में। कहाँ पर है? वर्धा में। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, कठिन काव्य का प्रेत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? केशव दास को। किसको कहा गया है? केशव दास को। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इसके बाद देखिए, व्यभिचारी भाव कहा जाता है। किन भावों को कहा जाता है? संचारी भावों को। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा रचना की है? तो किसने की है? अब्दुल रहमान ने। किसने की है? अब्दुल रहमान ने। इसके बाद देखिए, आलोक का विलोम क्या होगा? अंधकार। आलोक का अर्थ अगर हम पूछें तो इसका अर्थ होता है प्रकाश। तो प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। प्रकाश, अंधकार। इसके बाद देखिए, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम, जो चल सकता हो। ठीक है, स्थावर मतलब जो चल ना सकता हो, एक ही जगह पे हो। इसके बाद गमन का अर्थ होगा आगमन। मौन का मुखर। मुखर का अर्थ होता है बातूनी। क्या होता है? बातूनी। आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।